गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने किसके बारे में देखा था? कल तक हम कोशिका के बारे में यानी कोशिका के अंदर देख लिए थे लवक यानी प्लास्टिड के बारे में दिखाए थे कि प्लास्टिक जो होता है कि वो पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है यानी कोशिका का अंग, पार्ट ऑफ सेल होता है। आज हम देखेंगे किसके बारे में? क्रोमोजोम के बारे में। हिंदी में उसको गुणसूत्र कहते हैं। तो देखिए, एक बात आप जरूर ध्यान से रखेंगे। लोग ये सोचते हैं जैसे कोई काम को करने के लिए रहता है तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर कहीं जाना है तो ऐसा कपड़ा पहन करके नहीं जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे। बाहर जाना है, किसी काम से जा रहे हैं तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं यानी कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, हमको नजरें जो है ना ये खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। हमको लोगों से मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हमको नजरें खुद से मिलानी है। देखिए, अगर जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं ना, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे और जो है कि अच्छे तरीके से देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। आज मैं क्रोमोजोम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। अंग्रेजी में क्रोमोजोम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि क्रोमोजोम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रोमोजोम कहते किसको है? तो देखिए, क्रोमोजोम जो होता है ना, इसको सबसे पहले आप समझिएगा। तो देखिए, मैं एक जो है कि फिगर से बताता हूं कि ये मान लीजिए कि यह एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है, यानी कि यह एक सेल है। किसका सेल है? प्लांट सेल नहीं, यह हम जंतु सेल लिए हैं। कौन सा है? एनिमल सेल है। तो इस सेल के अंदर हम बताए थे कि इसके सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। तो यह एक सेल है। यह क्या है? सेल है। और इस सेल के अंदर आप जाएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर देखिए, सबसे पहले सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है। सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर गोल्जी बॉडी है। और लिक्विड क्या करता है? अगर लिक्विड नहीं रहता और वो लिक्विड गाढ़ा होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से टकरा जाएगा। मान लीजिए कि दो अंडा को अगर आप रखते हैं एक प्लास्टिक में और हिलाते ले जाएंगे तो वो दोनों अंडा आपस में टकरा करके फूट जाएगा। इसीलिए आप क्या करते होंगे कि दोनों को डिस्टेंस बनाकर रखते हैं ताकि जो है कि वो दोनों आपस में टच ना करे और वो अंडा फूट ना पाए। इसी कारण जो है कि इसमें एक लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड को हम कहते हैं जीव द्रव्य। अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहेंगे सेल फ्लूइड कहा जाता है। और देखिए कि इस केंद्रक के अंदर भी एक फ्लूइड रहता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्लूइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्लूइड। तो इसी न्यूक्लियर फ्लूइड के अंदर देखा गया ना, इसी न्यूक्लियर फ्लूइड के अंदर कि महीन धागों के समान, आप धागा देखें कि नहीं? धागा बहुत महीन होता है जिससे कपड़ों की सिलाई की जाती है। तो उस धागा को देखा गया कि महीन धागों के समान एक संरचना पाई जाती है। किसके अंदर का? न्यूक्लियर के अंदर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर देखा गया कि एक महीन धागों की समान संरचना पाई जाती है और उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया क्रोमेटिन जालिका। देखिए, उसका नाम रखा गया क्रोमेटिन जालिका। देखिए, क्रोमेटिन जालिका का मतलब यह होता है, जालिका को अंग्रेजी में नेटवर्क कहा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर देखा गया कि यहाँ पर महीन धागों के समान एक संरचना पाई जाती है और उसी संरचना का नाम रखा गया क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या है? क्रोमेटिन जालिका। क्या है? क्रोमेटिन जालिका। और देखा गया कि ये जो क्रोमेटिन जालिका जो है ना, ये किस चीज का बना होता है? तो जब क्रोमेटिन जालिका को तोड़कर देखा गया तो देखा गया कि ये जो है ना कि ये डीएनए से बना है। किससे? डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। किससे? डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और प्लस में इसमें प्रोटीन भी है। प्लस में इसमें क्या है? प्रोटीन भी है। यानी कि ये डीएनए और प्रोटीन से मिल करके बना है क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क। और इसी क्रोमेटिन नेटवर्क किसमें है? न्यूक्लियर के अंदर है। यानी कि ये न्यूक्लियर फ्लूइड के अंदर क्या मिला हमको? क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर देखे तो डीएनए और प्रोटीन मिला। क्या मिला? डीएनए और प्रोटीन। देखिए, जब डीएनए को देखा गया तो डीएनए क्या कर रहा है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण करता है। डीएनए क्या करता है? एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी का निर्माण कौन करता है? डीएनए करता है। तो डीएनए का काम आपने देखा कि ये डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण करता है और इसके बाद जब सेल डिवीजन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है और इसके बाद जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ये जो क्रोमेटिन जालिका जो होता है ना, ये दो भागों में टूट जाता है, छोटी छोटी भागों में टूट जाता है, मोटी मोटी छड़ जैसी आकृति में टूट जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रोमोजोम कहते हैं। उसी को हम हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आप समझ गए होंगे कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम किसको कहा जाता है। तो इसको मैं मिटा करके आपको दिखाता हूं किसके बारे में आप देखेंगे। अब आप देखेंगे कि क्रोमोजोम के अंदर के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो है ना कि क्रोमोजोम
ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले क्रोमोजोम जो है ना, इस क्रोमोजोम को जो है कि खोजा किसने, क्रोमोजोम को खोजा किसने? तो देखिए क्रोमोजोम का मॉडल सबसे पहले तैयार किया था कार्ल्सबर्ग ने। क्रोमोजोम का मॉडल किसने दिया? तो देखिए कि क्रोमोजोम का जो मॉडल तैयार किया था वो कार्ल्सबर्ग ने। किसने किया था? कार्ल्सबर्ग ने क्या किया? कार्ल्सबर्ग ने किया कि क्रोमोजोम का क्या किया कि मॉडल तैयार किया। कार्ल्सबर्ग ने क्या किया? क्रोमोजोम का मॉडल तैयार किया। लेकिन इसको जो है ना, इसका पहला अवलोकन भी इसको कहते हैं। अगर सवाल पूछेगा कि ये क्या पूछेगा कि इसका मॉडल जो है ना कि सबसे पहले किसने तैयार किया था, ये डीएनए का है, सॉरी ये जो है ना ये डीएनए का है, क्रोमोजोम के अंदर हम बताएंगे तब, ये क्रोमोजोम का नहीं है। देखिए क्रोमोजोम को जो है ना कि सबसे पहले खोजा था, क्रोमोजोम को वाल्डेयर ने खोजा था। क्रोमोजोम को किसने खोजा था? तो क्रोमोजोम के खोजकर्ता हो गया, इसका खोजकर्ता कौन हो जाएगा? इसका खोजकर्ता है वाल्डेयर। कौन है? वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने क्रोमोजोम को खोजा। वाल्डेयर ने क्या किया? क्रोमोजोम को खोजा। अब देखिए लोग सोचते हैं कि क्रोमोजोम, अगर बोला जाए कि मानव में जो क्रोमोजोम होता है वो जोड़ा में बोलेंगे तो 23 जोड़ा, जोड़ा में कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। और अगर संख्या में बोलेंगे ना, संख्या में, तो वो 46 होता है। जोड़ा में 23 और संख्या में 46। देखिए लोग सोचते हैं कि क्रोमोजोम को जोड़ा में क्यों बोला जाता है, क्रोमोजोम को जोड़ा में क्यों बोला जाता है? संख्या में 46, जोड़ा में 23, क्रोमोजोम को जोड़ा में क्यों बोला जाता है? तो देखिए कि मानव का अगर आप अधिकतर अंग देखेंगे, अधिकतर आप पार्ट देखेंगे मानव का, पार्ट ऑफ, अगर मानव का अधिकतर पार्ट देखेंगे तो आपको जोड़ा में मिलेगा। देखिए एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, आप देखेंगे एक आंख इधर, एक आंख इधर। देखिए ये नाक है तो एक होल इधर, एक होल इधर। देखिए एक कान इधर, एक कान इधर। यहाँ फेफड़ा देखेंगे तो वो भी 2 है। यानी कि जितना भी अधिकतर अंग अगर आप देखेंगे ना मानव के अंदर, तो आपको 2 ही मिलेगा। यानी कि अधिकतर अंग जोड़ा में है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्रोमोजोम को जोड़ा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम को जोड़ा में बोलते हैं। और संख्या में 46 होता है। संख्या में क्या होता है? 46। और अगर जोड़ा में बोलेंगे तो 23, जोड़ा में 23 और संख्या में 46। तो देखिए आप जो है कि किसके बारे में समझे कि क्रोमोजोम जो है ना कि क्रोमोजोम किसको कहा जाता है और क्रोमोजोम के खोजकर्ता कौन है, और ये संख्या में क्यों होता है और जोड़ा में क्यों होता है, मैंने ये बता दिया। अब देखिए अब आपको कुछ जो है ना कि क्रोमोजोम को याद करना है। देखिए क्रोमोजोम के अंदर देखा गया ना कि क्रोमोजोम किसके अंदर पाया जाता है, तो देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होता है। तो देखिए ये ग्रेटर देन हम लेते हैं केंद्रक के अंदर, अंदर का मतलब लेस देन हो जाएगा। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। क्या होता है? क्रोमोजोम। अब देखिए कि क्रोमोजोम के केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। और क्रोमोजोम किसके अंदर होता है? केंद्रक के अंदर। और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो देखिए कि केंद्रक के अंदर डीएनए, यानी कि क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, हम कहेंगे कि केंद्रक के अंदर यहाँ क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए, यानी कि डीएनए। और डीएनए के अंदर होता है जीन। डीएनए के अंदर क्या होता है? मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। डीएनए के अंदर जीन होता है। तो देखिए कि डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। और इसी जीन पर हमारे माता पिता का, इसी जीन पर हमारे माता पिता का क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार। तो सवाल पूछेगा कि माता पिता का आनुवंशिकता का आधार, तो किसमें बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जीन नहीं रहेगा तो डीएनए, डीएनए नहीं रहेगा ऑप्शन में क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नहीं रहेगा तो केंद्रक। क्या मानेंगे? केंद्रक मानेंगे। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और उसी जीन पर हमारे माता पिता का क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार होता है। क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार होता है। क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार होता है। अब देखिए ये क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार होता है। अब मैं आपको एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बनाता हूं। किसका स्ट्रक्चर? इसको अब मैं मिटा देता हूं। नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए मिटाता हूं। देखिए अब हम देखेंगे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के बारे में देखेंगे कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसा है। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या बनाएंगे? क्रोमोजोम का एक स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से देखेंगे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, ये देखिए ध्यान से देखेंगे, ये रहा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। देखिए ये है क्रोमोजोम। ये क्या है? क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। तो देखिए कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये है। देखिए क्रोमोजोम के ऊपरी भाग को, इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। क्रोमोजोम के ऊपरी भाग को हम सैटेलाइट कहते हैं। और इसके निचली भाग को हम इसके निचली भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके निचली भाग को हम क्या कहते हैं? टेलोमर। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट, निचली भाग को टेलोमर, और इसके मध्य भाग को हम कहते हैं सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेंट्रोमर कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्रोमोजोम के ऊपरी भाग को सेटेलाइट, क्रोमोजोम के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, सेटेलाइट कहेंगे, और क्रोमोजोम के निचली भाग को टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोमर। देखिए अगर आप देखेंगे बुक में देखेंगे तो आपको टेलोमियर भी मिल सकता है, सेंट्रोमर के जगह पर आपको सेंट्रोमियर भी मिल सकता है। इससे आप घबराएंगे नहीं, दोनों सेम ही है, सेंट्रोमर बोले या सेंट्रोमियर बोले, टेलोमर बोले या टेलोमियर बोले। देखिए ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और इसके निचली भाग को टेलोमर कहते हैं, यानी क्रोमोजोम के ऊपरी भाग को सेटेलाइट और निचली भाग को टेलोमर कहते हैं, और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं, मध्य भाग को सेंट्रोमर। देखिए एक बात और सवाल पूछेगा कि क्रोमोजोम के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए कि इसके बाहरी भाग को, क्रोमोजोम के बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाहरी भाग को पेलिकल कहा जाता है, बाहरी भाग को पेलिकल, यानी कि क्रोमोसोम के बाहरी भाग को पेलिकल कहते हैं, इसके बाहरी भाग को पेलिकल कहते हैं, और इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो इसके बाहरी भाग को पेलिकल कहते हैं। और देखिए कि क्रोमोजोम के बाहरी भाग से जो अंदर की ओर जो ढका रहता है ना, उसको क्रोमेटिड कहते हैं। ये उसको क्या कहते हैं, जो पेलिकल से ढका रहता है, पेलिकल के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। 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 देखिए एक बात आप और याद रखेंगे कि ये जो सेंट्रोमर है, ये क्या है, सेंट्रोमर है। ऊपरी भाग को सेटेलाइट, निचली भाग को टेलोमर, और इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। अब देखिए इसके बाहरी भाग को हमने पेलिकल कहा, इसके बाहरी भाग को पेलिकल, और इसके बाहरी भाग से जो अंदर वाला भाग होता है उसको क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, एक बात कि इसके बीच भाग में अगर आप क्रोमोजोम के बीच में देखेंगे ना, तो आपको एक जगह मिलेगा, क्रोमोजोम के बीच भाग को आर्म कहा जाता है। क्या कहता है, आर्म कहा जाता है। देखिए कि अगर आपके इसके एक पार्ट को निकाल लीजिए, देखिए ये भी क्रोमोजोम जो है ना, ये जोड़ा में है। एक क्रोमोजोम ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ये भी क्या है, जोड़ा में है। अगर इसको एक ठो को बाहर निकाल लिया जाता है तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये रहा एक, तो देखिए कि इसको हम कहेंगे ना, ये क्या है, ये आर्म है। ये क्या है, आर्म है। इसको जो है कि इसके एक भाग को, यानी कि क्रोमोजोम के एक भाग को ना हम बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहु कहा जाता है, यानी कि आर्म कहते हैं। क्रोमोजोम के एक भाग को आर्म कहते हैं, हिंदी में बाहु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बाहु कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं कि जीवाणु में कितने क्रोमोजोम होते हैं। जीवाणु में, मेंढक में, नींबू में, और जो है कि चिंपांजी में, तंबाकू में, मानव में, आलू में, और जो है कि नींबू में, इन सब में देखेंगे, और जो है कि टेरिडोफाइट्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो चलिए अब मैं इसको मिटा करके जो है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो है कि उसको हम क्या देखते हैं, क्रोमोजोम के देखते हैं, और उसको याद करेंगे। चलिए इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। हाँ देखिए अब हम क्या देखेंगे, कुछ जीवों के क्या है, कुछ कि हम क्या देखेंगे, क्रोमोजोम देखेंगे। जैसे देखिए कि जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या 1 होती है। आपको मैं याद करा दूंगा, साथ ही साथ आप याद कर लेंगे। जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या 1, जीवाणु में 1 बोलते चलेंगे, रिपीट करेंगे ताकि तो आपको याद होगा। जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या 1, जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या 1, जीवाणु में क्रोमोजोम की संख्या 1। अब देखिए इसके बाद देखेंगे मटर। देखिए मटर के बारे में जो है ना कि लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मटर के बारे में। तो मटर वाला तो आपको याद होगा कि मटर में 14, मटर में क्रोमोजोम की संख्या, मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 14 है। मटर में 14, मटर में 14 बोलिए। जीवाणु में 1, मटर में 14, जीवाणु में 1, मटर में 14, जीवाणु में 1, मटर में 14। देखिए प्याज देखना है ना, तो प्याज में देखेंगे तो 16, प्याज में 16, प्याज में 16, प्याज में 16, प्याज में कितना, 16। तो रिपीट कीजिए फिर से, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16। देखिए मक्का, बहुत से लोग देहाती भाषा में उसको मकई कहते हैं। क्या कहते हैं, आप उसको पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं। तो देखिए मकई देखेंगे ना, यानी कि मक्का में आपको मिलेगा कितना, 20, मक्का में 20, मक्का में 20, मक्का में क्रोमोजोम की संख्या 20। तो रिपीट कीजिएगा कि जीवाणु में 1, मटर में 14, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16 और मक्का में 20, मक्का में 20। अब देखिए इसके बाद आप देखेंगे ना, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मेंढक। क्या है, मेंढक। देखिए कि मेंढक में कितना होता है, तो मेंढक में 26, मेंढक में 26। सबसे पहले आप देखेंगे कि मेंढक में कितना है,
मेंढक में 26 है। मेंढक में कितना है? 26। मेंढक में 26। मेंढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 है। मेंढक में क्रोमोसोम की संख्या 26। मेंढक में 26। मेंढक में 26। मेंढक में 26। अब देखिए इससे पहले एक और आप देख लीजिए, टमाटर का है, मैं यहीं पे लिख देता हूं पहले इसको मिटा करके। देखिए टमाटर में आपको याद रखना है, टमाटर क्या है? टमाटर। तो टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 24 है। और मेंढक में देखेंगे, मेंढक, तो मेंढक में 26। मेंढक में 26। तो रिपीट कीजिएगा कि जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20 और टमाटर में 24, मेंढक में 26। टमाटर में 24, मेंढक में 26। अब देखिए इसके बाद आपको याद रखना है, ये तो याद हो गया मेंढक। अब देखेंगे नींबू। अब देखेंगे क्या देखेंगे? नींबू। देखिए नींबू में आपको याद रखना है 2। नींबू में 2 याद रखना है, एक 18 और दूसरा 36। एक 18, दूसरा 36। देखिए छोटा नींबू में 18, छोटा वाला जो कागजी नींबू देखते हैं, छोटा वाले में मैं सी लिख देता हूं, सी से छोटा, छोटा वाला में 18 और बड़ा वाला में 36। मैं बी से बड़ा लिख देता हूं, सी से छोटा। तो छोटा वाला में 18, बड़ा वाला में 36। छोटा में 18, बड़ा में 36। छोटा में 18, बड़ा में 36। तो आपको याद हो गया होगा कि जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेंढक में 26 और नींबू में 18, छोटा नींबू में 18 और बड़ा नींबू में 36। छोटा नींबू में 18, बड़ा नींबू में 36। अब इसके बाद देखिए मानव, क्या देखेंगे? मानव। तो मानव वाला तो सबको याद होगा कि मानव में 46। मानव में कितना? 46। मानव में 46। मानव में 46। अब देखिए आलू, क्या देखें? आलू। देखिए आलू में जो होता है ना, ये मानव से ज्यादा इसमें क्रोमोसोम होता है। मानव से ज्यादा आलू में होता है 48। आलू में 48। आलू में 48। देखिए 48 48 वाला आपको 3 ठो याद रखना है। आलू में 48, चिंपांजी में 48, चिंपांजी में 48, चिंपांजी में 48। और एक बात और कि तंबाकू, क्या है? तंबाकू। तंबाकू में भी आपको 48 याद रखना है। और एक और टेरिडोफाइट्स, यानी कि सर्वाधिक, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो देखिए टेरिडोफाइट्स में कितना आपको याद रखना है? 1600। देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? देखिए आप याद कीजिए, जीवाणु में 1, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेंढक में 26 और नींबू में 18, 36 दोनों, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48 और टेरिडोफाइट्स में सर्वाधिक होता है। टेरिडोफाइट्स में सर्वाधिक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि ये क्रोमोसोम, यानी कि इस समय जितने भी जीवाणु में, मटर में, टमाटर, प्याज, आलू, मेंढक, मानव, चिंपांजी, तंबाकू, टेरिडोफाइट्स, इन सब में जो है कि आपको क्रोमोसोम की संख्या याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप जो है कि बोलते चलें ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको अगर नोट डाउन कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब मिटा करके अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियोसाइड। देखिए ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे। अब आपको लगेगा कि न्यूक्लिक एसिड, देखिए नाम से तो स्पष्ट हो रहा है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये जो कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लिक एसिड बोला जा रहा है। देखिए केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही ना न्यूक्लिक एसिड होगा। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या 2 प्रकार का होता है। या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि डीएनए डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं लिख देता हूं डाइऑक्सी, क्या है? डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, यह 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। डीएनए, दूसरा आरएनए। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए। तो आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कि डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए हम अलग अलग से पढ़ेंगे डीएनए और उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए ये क्या है? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर कहां कहां पाया जाता है। तो देखिए अगर आप कोशिका के अंदर जाएंगे, कोशिका के अंदर, तो डीएनए जो होता है ना, वो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। किसमें मिलेगा? माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया। न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस में, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड तो
खुद है भाई, न्यूक्लिक एसिड है तो ये यहाँ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डीएनए जो है ना ये कहाँ पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा जब आप, ये तो एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल में। लेकिन जब प्लांट सेल देखेंगे तो प्लांट सेल में आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। जब हम प्लास्ट बताए थे यानी कि प्लास्टिड के बारे में बताए थे, तब हम बताए थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट ये भोजन निर्माण करता है, और ये जो है कि पत्तियों और तना में, पत्तियों और तना में, देखिए तना भी कहीं कहीं हरा होता है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं, बिल्कुल पाया जाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं डीएनए की ओर। किसके ओर, यानी कि डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए न्यूक्लिक एसिड को बताएंगे कि डीएनए में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। डीएनए के बाद हम बताएंगे आरएनए के बारे में, यानी कि डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बाद। नोट डाउन कर लिए, चलिए मिटा देता हूं। अब हम क्या देखेंगे, डीएनए, डीएनए को देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आरएनए, यानी कि डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डीएनए। तो देखिए कि डीएनए ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो यह दो टाइप्स का होता है। डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड, इसको दो टाइप्स, इसमें तो एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होता है, ये तो न्यूक्लिक एसिड है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, दूसरा फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फॉस्फेट। अगर सवाल आपसे पूछे कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि राइबोज, राइबोज वो तत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है। तो आपको मानना है कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है फॉस्फोरस। क्या है, फॉस्फोरस, जो है कि जिसका फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में लिखा गया है। तो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फॉस्फेट। डीएनए में फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस। देखिए ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना, ये दो टाइप्स का न्यूक्लियोसाइड, एक होता है राइबोज, एक राइबोज, राइबोज, और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। तो देखिए ये आपने देखा, राइबोज जो होता है ना वो डीएनए भी होता है, और मैं उल्टा लिख दिया हूं, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आप बोल करके देखिए ना, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोज जो होता है ये दोनों होता है। न्यूक्लियोसाइड ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। डीएनए का जो न्यूक्लियोसाइड है ये राइबोज, और दूसरा नाइट्रोजन बेस, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो ये जो राइबोज होता है ना ये दोनों होता है, डीएनए को भी राइबोज कहेंगे और आरएनए को भी राइबोज कहेंगे। यानी डीएनए है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज जो ये आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए जब हम केमिस्ट्री बताएंगे तो आपको बताएंगे कि डाई, डाई, ट्राई, ट्राई, टेट्रा, इन सब के बारे में बताएगा। तो देखिए कि डाई का मतलब 2 होता है, और ट्राई का मतलब 3 होता है, और टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। अगर इसके ज्यादा लगाना है तो उसमें हम पॉली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉली। तो उसी टाइप से अगर डीएनए में अगर बोलना है और ज्यादा चीज है, क्या है, ज्यादा है, तो उसको ज्यादा ना बोल करके, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास टेक्निक ज्यादा है, क्या है, टेक्निक ज्यादा है, तो उसमें क्या लगा देता है, पॉली लगा देता है। तो ये बन जाता है पॉलीटेक्निक। क्या बनता है, पॉलीटेक्निक बन जाता है। अगर थीन में हम पॉली लगा देते हैं तो वो पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। थीन में अगर हम पॉली लगा देते हैं पॉलीथीन बन जाता है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपको पॉलीमर। क्या होता है, पॉलीमर। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे। अभी हम किसके बारे में चल रहे हैं, तो देखिए कि टेक्निक में अगर हम पॉली लगा दिए तो पॉलीटेक्निक हो गया। क्या हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया। उसी प्रकार से आप समझिए कि ये जो राइबोज होता है ना वो डीएनए भी राइबोज है और आरएनए भी राइबोज है। यह है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और यह है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपने देखा नाइट्रोजन बेस और ये आपका है फॉस्फेट। ये क्या है, फॉस्फेट है। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस की ओर। देखिए ये आपने देख लिया कि राइबोज जो होता है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। मैं साफ से नीचे लिख देता हूं कि राइबोज जो होता है ये दोनों होता है, यानी कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये डीएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। राइबोज यानी कि डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए नाइट्रोजन बेस को देखते हैं। इसको मिटा दूं, नोट डाउन करते चलेंगे।
इसको अब मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए बताए थे। चलिए देखिए, यहां आप देखेंगे तो ये है नाइट्रोजन बेस। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस को दो पार्ट में बांटा, और यहां पे एक का नाम है प्यूरीन, एक का नाम क्या है? प्यूरीन, एक का नाम है प्यूरीन, और दूसरी का नाम है पाइरेडेमीन, पाइरेडेमीन। तो देखिए, प्यूरीन पाइरेडेमीन, प्यूरीन पाइरेडेमीन, पाइरेडेमीन, प्यूरीन पाइरेडेमीन, प्यूरीन पाइरेडेमीन, प्यूरीन पाइरेडेमीन। अब देखिए, प्यूरीन जो होता है ना, इसमें ए और जी, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, और इसमें होता है साइटोसिन। क्या होता है? थायमीन और साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन। तो देखिए कि प्यूरीन जो होता है ना, प्यूरीन को दो भागों में बांट दिया। प्यूरीन में एक होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जब नया नया कोई शादी होता है, नया नया कहीं शादी होता है, जैसे ए और बी का आपस में शादी हुआ, क्या हुआ? ये मेल है और ये फीमेल है, तो ए बी का शादी हुआ, तो इन दोनों क्या करता है कि आपस में एक दूसरे को जब नया नया होता है तब कैसे बुलाते हैं? ए जी करके। क्या बुलाते हैं? ए जी करके। तो ए जी से आप याद रखने कि प्यूरीन में ए जी, क्या बोलेंगे? कैसे बुलाते हैं? ए जी करके। क्या बुलाते हैं? ए जी करके। तो ए जी से आपको याद रख लेना है कि प्यूरीन में ए जी, प्यूरीन में ए जी, प्यूरीन में ए जी, यानी कि ए जी, यानी कि ए से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलिए, एडेनिन, और जी से ग्वानिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। रिपीट करेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। अब देखिए, पाइरेडेमीन में होता है थायमीन साइटोसिन, थायमीन साइटोसिन, थायमीन साइटोसिन। मैं यहां पर लिख देता हूं एडेनिन, एडेनिन, और ये क्या हो जाएगा? ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, और ये हो जाएगा थायमीन, थायमीन, और ये हो जाएगा साइटोसिन। तो देखिए, ये हो गया एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, थायमीन साइटोसिन, थायमीन साइटोसिन, थायमीन साइटोसिन। अब देखिए, ये हो गया, आपने देखा कि प्यूरीन में होता है एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड है। एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कि इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखना है कि एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो कि ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, आपको याद रखना है कि सबसे पहले 2 आया या 3 आया? सबसे पहले 2 आया, 2 आया कि नहीं? तो 2 से याद रखेंगे। सबसे पहले 2 वाला, तो एडेनिन थायमीन में 2, एडेनिन थायमीन में 2, एडेनिन थायमीन में 2, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ग्वानिन और साइटोसिन में ये ट्रिक आप याद रखेंगे, ये ट्रिक है एटीजीसी। क्या है? एटीजीसी, ये ट्रिक है। आपको याद रखना है कि एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन। ये याद हो गया। अब देखिए, फिर से आप रिपीट कीजिए कि न्यूक्लियोसाइड, यानी डीएनए को 2 भाग में बांट दिया। एक हो गया न्यूक्लियोसाइड, दूसरा हो गया फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड में आपने देखा कि राइबोज, और ये डीएनए और आरएनए होता है डाइऑक्सी राइबोज, और जो कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आगे हम बताते हैं। यह है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में आपको याद रखना है प्यूरीन पाइरेडेमीन, और प्यूरीन में आपको याद रखना है एडेनिन ग्वानिन, और पाइरेडेमीन में याद रखना है थायमीन साइटोसिन। क्या याद रखना है? थायमीन साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थायमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? डीएनए के बारे में। तो चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए, इसको अब मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। डीएनए को अब हम बताते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें कुछ खास बात है। देखिए, एक बात आप याद रखेंगे, चलिए अब क्या हम बताएंगे डीएनए के अंदर का। देखिए कि डीएनए कैसे बना, डीएनए कैसे बना। देखिए, डीएनए
क्या है, डीएनए के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए कि डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए मैं यहां पर एक बना देता हूं फिगर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये क्या है, डीएनए का है। चलिए देखिए ये आपने देखा डीएनए। तो देखिए कि डीएनए के जो ये वाला भाग होता है ना, डीएनए के ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और देखिए ये वाला भाग को क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसको हमने बताया, क्या बताया था, नेटवर्क एक बताए थे, आपको याद है कि नहीं? कौन सा नेटवर्क था? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या था? क्रोमेटिन। तो इसको क्रोमेटिन कहते हैं, इसको क्रोमेटिन कहते हैं और इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको क्रोमेटिन कहते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये वाला भाग, ये वाला फेरा और ये वाला फेरा जहां पर मिलता है ना, वह जहां पर मिलता है उस भाग को हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और ये है न्यूक्लियोटाइड। ये जो एक अगर लेते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड, बाहर वाला भाग न्यूक्लियोटाइड, और जहां पर दोनों मिलता है उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। देखिए आप समझिए कि डीएनए बना कैसे, डीएनए बना कैसे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि यह एक क्रोमोसोम है। आप भी स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। देखिए यह एक स्ट्रक्चर है, किसका है? क्रोमोसोम का। तो देखिए यह क्रोमोसोम को वाल्डेयर ने खोजा। क्रोमोसोम को किसने खोजा? वाल्डेयर ने। लेकिन इसके बाद जो है ना कि वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया कि इसको खींचा। किसको खींचा? ये क्रोमोसोम को। ये क्या है? क्रोमोसोम। मैं यहां पर लिख देता हूं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, इस गुणसूत्र को जो है ना क्या किया, गुणसूत्र को वाल्डेयर ने खोजा। किसने खोजा? वाल्डेयर ने। लेकिन क्या किया कि वाटसन एवं क्रिक, देखिए सबसे पहले जो है कि डीएनए का मॉडल तैयार किया था। डीएनए का मॉडल तैयार किया कार्लसबर्ग ने। किसने? डीएनए का मॉडल तैयार किया कार्लसबर्ग ने। अगर पूछेगा कि डीएनए का अवलोकन सबसे पहले किसने किया, तो वो कार्लसबर्ग ने किया था। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वाटसन एवं क्रिक आए, उसने क्या किया ना कि इस जो क्रोमोसोम है ना, इसको क्या किया कि एक टर्म को पकड़ करके और ऐसे खींच दिया। खींचा तो देखा कि अरे अरे ये तो खींचा गया। तो खींचा गया ना, तो इसको देखा और इसका नाम रख दिया डीएनए। ये क्या है? डीएनए। इसी को कहा कि डीएनए, यह तो डीएनए है। और डीएनए को क्या किया कि एक और वैज्ञानिक आया और उसने क्या किया कि इसको और खींच दिया, और टान के खींच दिया। तो इसका नाम रख दिया जीन। क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया डीएनए। ये क्या है? डीएनए। खींचा तो ये तो देखा कि खींचा गया, और खींचा गया तो इसका नाम रख दिया जीन। क्या रख दिया? डीएनए पहले। ये डीएनए रख दिया और उसके बाद देखा कि कुछ इस टाइप का बन गया, और पकड़ के खींच दिया, और पकड़ के क्या कर दिया? खींच दिया। तो देखिए इसके बीच में ये क्या बन गया? इसको कहा, ये वाला भाग जो है ना, इसका नाम रखा जीन। इसका नाम क्या रखा? जीन। तो देखिए ये रहा जीन और ये रहा डीएनए। यानी कि सबसे पहले क्रोमोसोम था। सबसे पहले क्या था? क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम को खींचा तो बन गया डीएनए। डीएनए को और खींच दिया तो बन गया जीन। क्या बन गया? जीन। और जीन में क्या देखा गया कि जीन पर ही हमारे माता पिता के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यानी कि आनुवंशिकता के गुण कहां पाए जाते हैं? जीन पे पाए जाते हैं। अब देखिए हम ये समझते हैं, सबसे पहले बात आया कि देखिए कि हम किसको, हमारे जब पेट में बच्चा पल रहा होता है, मां के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, तो कैसे पता होता है कि 2 ही आंखें बनानी है, 3 ही आंखें बनाना है, 2 आंख बनाना है, 2 हाथ ही बनाना है। अब 2 हाथ बन गया, अब पूरा हो गया। बाल जो है कि सर पर ही, यहां पर ही होना चाहिए, पेट में नहीं होना चाहिए। यानी कि मुंह जो है कि यही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहां पर इस कंधे पर मुंह हो जाता है और पेट में यहां पर आपका क्या हो जाता है? नाक हो जाता है, तो खाएगा यहां और सूंघेगा यहां से। यानी कि खाना यहां से होगा और सूंघेगा यहां से। ये किसको पता होता है? आखिर जो है कि मां के पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो ये बात किसको पता होता है कि जो है कि 2 ही आंख बनानी है, 2 ही हाथ बनानी है। कभी कभी देखते होंगे कि किसी का ये हाथ में जो उंगली होती है ये 6 हो जाता है, किसी किसी बच्चे का पूंछ निकल जाता है, किसी किसी बच्चे का 3 आंखें हो जाता है, किसी किसी बच्चे का पैर ही नहीं होता है, किसी किसी बच्चे का आंख ही नहीं होता, किसी का कान ही नहीं होता, किसी का नाक ही नहीं होता है, और किसी किसी का तो दांत ही नहीं होता है। और ये किसको पता होता है कि 32 दांत ही निकलने हैं, इतना ही सारा बाल निकलने हैं? ये किसको पता होता है? यानी कि नाखून भी निकलने, ये किसको पता
पता होता है तो हम समझते हैं कि ये किसको पता होता है आखिर कि दो ही आंख बनानी है, दो ही हाथ बनानी है, दो ही पैर बनानी है, तीन पैर नहीं बनानी है। तो ये जो होता है ना डीएनए को पता होता है। किसको पता होता है? डीएनए। ये सब सारी बातें डीएनए को पता होता है कि हमको दो ही आंखें बनानी है, दो ही हाथ बनानी है, दो ही पैर बनानी है, और क्या है कि दो नाक में जो होल होता है, दो होल होना चाहिए। ये डीएनए को पता होता है। कभी कभी क्या होता है कि डीएनए से गलती हो जाता है, डीएनए में कभी कभी गलती हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि किसी किसी व्यक्ति के हाथ में देखेंगे तो 6 उंगली हो जाता है, उसको छांगुर कहते हैं। पैर में 6 उंगली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है किसी बच्चे का पूंछ निकल जाता है, कभी कभी किसी बच्चे का एक हाथ ही नहीं रहता है। ये मिस्टेक से हो जाता है, डीएनए के गलती से हो जाता है। तो देखिए कि हमने जब क्रोमोसोम को देखा, उसको खींचा तो डीएनए, और डीएनए को और खींच दिए तो ये जीन, और जीन पर ही हमारे माता पिता के आनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं। तो देखिए कि डीएनए के एक फेरा की लंबाई को, ये है डीएनए, ये क्या है? डीएनए है। तो डीएनए के एक फेरा की लंबाई को हम क्या कहते हैं? एक फेरा की लंबाई को कितना होता है? ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के एक फेरा की लंबाई को क्या कहते हैं? ये क्या कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए के प्रत्येक लंबाई, डीएनए के प्रत्येक टर्म की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के प्रत्येक टर्म की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के प्रत्येक टर्म की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और देखेंगे कि डीएनए के अंदर जो देखेंगे ना, डीएनए के प्रत्येक टर्म, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 34 एंगस्ट्रॉम, फिर यहां से लेकर के यहां तक 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक टर्म की लंबाई, टर्म का मतलब फेरा, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो है ना कि डीएनए के एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस डीएनए के अंदर जो होता है ना कि प्रत्येक डीएनए, ये 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर ये 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? प्रत्येक डीएनए में, यानी कि प्रत्येक डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड। अगर पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा, एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे देखिए कि इसमें 10 होता है, अब 10 लाइन खींच दीजिए, ये क्या होता है कि 10 होता है। मान लीजिए कि ये 10 हो गया, और पूछेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी कि इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए कि डीएनए के एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम एक टर्म को, अगर हम 10 न्यूक्लियोटाइड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? एक क्या निकल जाएगा? यानी कि एक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, मैं यहां पर इसको मिटा करके यहीं पर लिखता हूं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि डीएनए के एक टर्म की लंबाई और डिवाइडेड बाई इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है? 10। तो 10 से भाग दे देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम ना हो गया। तो हम समझ गए कि डीएनए के अंदर क्या है कि डीएनए के अंदर अगर हम एक टर्म की लंबाई, डीएनए के एक टर्म की लंबाई हमने कितना देखा? 34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हमने देखा 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना आया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना आया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं किसके बारे में। अब इसके बाद डीएनए खत्म हो चुका है, अब डीएनए के बाद हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में? आरएनए के बारे में। तो देखिए कि आरएनए का जो क्लास होगा वो कल के क्लास में हम बताएंगे आरएनए के बारे में, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आज जो है कि आपने देखा डीएनए, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम सेल डिवीजन बताएंगे, कोशिका विभाजन, यानी कि गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में कोशिका विभाजन कैसे होता है, वो 3 तरीके से होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी कि मिटोसिस, मियोसिस और एमिटोसिस। इन सब के बारे में बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है और 6 उंगली वाला बच्चा कैसे पैदा होता है। ये तो हमने आज के क्लास में बता दिया है कि कभी कभी किसी बच्चे में पूंछ निकल जाता है, किसी किसी का 3 आंखें हो जाता है, किसी किसी का एक ही हाथ होता है, किसी का एक ही पैर होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज के क्लास में मैंने बता दिया। कल के क्लास में बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है और जो है कि मेल और फीमेल कैसे पैदा होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।